Show me your gun fingers. हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अगला टॉपिक। हमारा आज का अगला टॉपिक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब तक हमने देखा कि चुनाव किस तरीके से होने चाहिए, क्या क्या प्रणाली होनी चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कि चुनाव किस तरह से हो रहे थे, हम ये देख रहे थे अब तक। अब चुनाव किस तरीके से होने चाहिए, मतलब कि चुनाव जो हो रहे हैं, अब तक हम प्रणाली तो देख रहे थे, लेकिन उसमें मतलब किस तरीके से होने चाहिए, किसी का पक्ष लेके होने चाहिए कि किसी के आधार पर होने चाहिए, कि हम ये इसी व्यक्ति से किसी के आधार बना के या किसी धर्म का आधार बना के हम चुनाव लेंगे। नहीं, चुनाव किस तरीके से होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, मतलब न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। तो चुनाव कैसे होने चाहिए, चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। मतलब कि चुनाव किसी भी धर्म जाति के आधार पर नहीं होने चाहिए, या फिर किसी भी व्यक्ति को लेके नहीं कि हाँ बस यही व्यक्ति है, एक यही प्रतिनिधि है, हम तो इसी को चुनेंगे और किसी को चुनेंगे नहीं, कि कहीं उसने आपको कोई पैसे खिला रखे हो या कह रखा हो कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम मुझे ही वोट देना, अलग अलग जनता को, तो इस तरह से कर रखा हो, तो ये क्या, ये गलत है। तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी वोट दो, आपको जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट अच्छा लग रहा है, कि लगता है कि वो प्रतिनिधि अच्छा काम करता है समाज के लिए, समाज के कल्याण के बारे में सोचता है, तो आप उसको दीजिए। तो चुनाव में आप ऐसे नहीं है कि किसी के साथ ज़बरदस्ती की जाती है कि नहीं एक ही को देना है, इसी को देना है जिसको जो कह रहा है, आपको जो अच्छा लगे उसको दीजिए। तो चुनाव कैसे होने चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए। इसी में आता है हमारा अगला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है कि अब तक तो अभी हम देख रहे थे कि चुनाव प्रणाली देख ली, चुनाव किस तरीके से होने चाहिए, स्वतंत्र निष्पक्ष। अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वोट कौन देगा, वोटर कौन होगा, मताधिकार जिसके पास है वो कौन होगा। तो अब देखते हैं इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिक को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। अब जो व्यक्ति वोट देगा उसकी एक उम्र रख दी गई है, एक सीमा रख दी गई है, कौन व्यक्ति दे सकता है। हर कोई तो देगा नहीं, कि बच्चे हैं वो भी देने लग जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। अब उसमें क्या है, एक सीमा रख दी गई कि कौन सी उम्र के बाद आप दे सकते हैं। अब जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ऊपर है वही व्यक्ति वोट दे सकते हैं। उसी को हम 18 वर्ष के व्यक्ति को ही कहते हैं वयस्क व्यक्ति। मतलब अब इसी को वयस्क व्यक्ति का है, तो मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति है जो 18 वर्ष का हो चुका है वो ही मतदान कर सकता है, वो वोट दे सकता है। अब देखिए 1989 तक तो ये थी 21 वर्ष की आयु थी, कि 21 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को वयस्क समझा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसमें संशोधन करके क्या कर दिया गया, 18 वर्ष की उम्र, उसमें संशोधन, संविधान में संशोधन करके उम्र क्या करी गई, घटा दी गई, जिसमें 18 वर्ष की उम्र रखी गई। तो इसलिए जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 से ऊपर के हैं वो व्यक्ति मताधिकार कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, किसी को भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बिल्कुल स्वतंत्र होकर। ठीक है। अब इसके बाद का अगला टॉपिक है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। अब देखते हैं ये दोनों क्या कहते हैं। तो चलिए अपना अब ये देख लेते हैं, ये क्या है। इसमें बोला था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे ही बताया है कि कौन वोट डाल सकता है। जो 18 वर्ष का या 18 वर्ष से ऊपर का है व्यक्ति वो डाल सकता है, 18 वर्ष का व्यक्ति वयस्क कहलाता है। क्योंकि तो अब इसमें ठीक है, जो वोट 18 वर्ष के लिए मैंने आपको एक सीमा तो बता दी कि ये 18 वर्ष की एक सीमा है, कि हाँ इसके बाद आप वोट डाल सकते हैं। अब जो मतलब इसका मतलब ये है कि जो 18 वर्ष के जो ऊपर के जितने भी सारे व्यक्ति हैं सब डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार में क्या कहा गया है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि सबको एक बराबर माना गया है, एक समान माना गया है, किसी को भी लिंग जाति धर्म के आधार पर किसी को भी अलग अलग नहीं कहा गया है, सबको एक समान माना गया है। तो इसमें क्या है, सभी नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के हैं वो अपनी पसंद से किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी कैंडिडेट को चुन सकते हैं, जिनको लगता है कि वो एक अच्छा कार्यकर्ता है, एक अच्छा नेता बन सकता है आगे और आगे चल के, तो उसको हम चुन सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, ये समानता और गैर भेदभाव के अनुरूप है। मतलब इसमें जो 18 वर्ष से जो ऊपर हैं उसमें सबको एक समान बोला गया है कि हाँ आप वोट डाल सकते हैं, आपके साथ बिना किसी भेदभाव के कुछ भी नहीं होगा, कि आप बिना किसी भेदभाव के आप वोट डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है, कुछ लोगों को मानना है कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार नहीं हो। अब इसमें कुछ लोग, जो कुछ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि अब जो व्यक्ति जो शिक्षित नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो शिक्षित, पर लेकिन इस बात को संविधान में मना कर दी गई कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो उसको कोई चीज़ की समझ नहीं होगी। ऐसा थोड़ी ना, आजकल आपने आज के टाइम में भी गाँव में कितने लोग ऐसे हैं जिनको किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया से उन्हें इतना ज्ञान है कि उन्हें अच्छे बुरे की समझ है। तो इसका मतलब यही नहीं कि जिसने किताबें नहीं पढ़ी, जिसने स्कूल नहीं गया, जो ट्यूशन नहीं गया, तो वो
बेकार है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। नहीं, किताब के बाहर भी एक अलग दुनिया है जिसे लोग समझते हैं, देखते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें से उन पर प्रभावित होती है। तो इसमें क्या है, लोग जो शिक्षित नहीं है वो भी दे सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि पहले जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये इसमें भारत में भेदभाव नहीं हुआ था कि कौन दे सकता है वोट, कौन नहीं दे सकता। सबको एक ही उम्र रख दी गई थी कि 18 वर्ष के ऊपर जो व्यक्ति होगा वो वोट दे सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं था। जब अमेरिका में ये सब संविधान आया, ये सब हुआ, तब उसमें वोट देने का अधिकार मिला। पहले वहाँ पे अमेरिका में काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, पर लेकिन वहाँ पे लोगों ने लड़ाई करी, बहुत ज़्यादा क्रांति हुई वहाँ पे। तब जाके उन्होंने रंग भेद के खिलाफ जब क्रांति हुई, आंदोलन हुए, तब जाके वहाँ पे अमेरिका के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। साथ ही साथ वहाँ पे महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट देने का। जब महिलाओं ने आंदोलन किए, खूब उन्होंने अपने खिलाफ आवाज़ उठाई, तब जाके उनको भी, महिलाओं को ये अधिकार मिला कि हमें भी वोट डालने का अधिकार है। तब अमेरिका ने उनको वोट डालने का अधिकार दिया था। लेकिन भारत में देखो, भारत में ऐसे नहीं हुआ। भारत में जो संविधान जो निर्माता थे, वो उनकी समझ पहले कितनी अच्छी थी कि उन्होंने सबको एक बराबर माना, सबको वोट देने का अधिकार दिया, बिना किसी अमीर गरीब के, बिना किसी छुआछूत के, सबको एक समान बोला कि एक समान है, सबको वोट देने का अधिकार है जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। ठीक है, अब इसमें आता है 4th पॉइंट, व्यक्तियों की योग्यता और महत्व को समान रूप से विश्वास। जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उनको पता था कि जो व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपने समाज के लिए अच्छे बुरा देख सकते हैं, अच्छा बुरा समझ सकते हैं कि उनके लिए वोट का कितना महत्व है और वो जिसको दे रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। इस अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वे निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है वो क्या है, अपनी समझ से वो क्या करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में जो चुने हुए क्षेत्र हैं जिसमें चुनाव हो रहे हैं, वो अपनी समझ से प्रतिनिधि को चुन सकते हैं कि किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए। भले ही उन्हें किताबी ज्ञान ना हो, कोई बात नहीं, किताबी ज्ञान नहीं है तो बाहर की जो दुनिया है उससे तो उन्होंने ज्ञान लिया ही है, तो उससे तो वो सीख के कर ही सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब देख लेते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने के अधिकार में क्या कहा गया है। पहला पॉइंट कहता है सभी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। अब अभी तक मैंने आपको बताया कि कौन कौन वोट डाल सकता है। अब इसमें हम देखते हैं चुनाव कौन लड़ सकता है। क्या चुनाव हर कोई लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, सबको चुनाव में लड़ने का अधिकार मिलता है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में, आप नेतागिरी में आना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, तो आप चुनाव लड़िए, आ सकते हैं आप चुनाव में, चुनाव लड़िए, जीतिए और आ जाइए राजनीति में। तो आपको अधिकार है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, लेकिन चुनाव लड़ने की आयु जो है तय की गई है। अब कितनी तय की गई है, जो विधानसभा के, जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें एक आयु तय की गई है कि 25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। और वोट देने का अधिकार क्या है, 18 वर्ष। और लड़ने का जो चुनाव लड़ने का अधिकार है वो कितनी उम्र बताई गई उसमें, 25 वर्ष। जो 25 वर्ष का व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है। अब जो चुनाव व्यक्ति जो लड़ रहा है वो क्या होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि कर्ज में तो डूबा जा रहा है, वो उसके पास दिवालिया निकल गया कि उसने सबसे उधार ले रखा था, सब कुछ कर्जा वर्जा, अब वो उससे पैसे मिल जाए, वो सोच रहा है कि मैं किसी नेतागिरी में आ जाऊँ जिससे मुझे पैसे मिल जाए तो मेरे तो कल्याण हो जाए। पर लेकिन ऐसा नहीं है, आपका दिवालिया नहीं होना चाहिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कोई अपराध किया हो तो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि किसी का भी साथ भी कोई अपराध कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, सोचते हैं उससे बचने के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं राजनीति में आ जाते हैं कि राजनीति से तो बच ही जाएंगे हम। पर लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई अपराध है, आपके खिलाफ 2 साल से ज़्यादा या कोई मुकदमा चल रहा है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको मना कर दिया जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए आय, वर्ग, शिक्षा, लिंग के आधार पर कोई रोक नहीं है। अब आपने देखा होगा कि चुनाव में जो व्यक्ति खड़े होते हैं उनके लिए कोई आय थोड़ा रखी जाती है कि आप इतना कमाते होंगे तभी आप चुनाव में लड़ सकते हैं, या आपके लिए शिक्षा के लिए रखा गया कि आपने इतनी इतनी डिग्रियां पा रखी हो तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कहा गया। इसमें कहा गया कि अगर आपके पास इतनी ज़्यादा डिग्रियां भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लड़ सकते हैं चुनाव। और लिंग के आधार पर भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आप चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद, इन दोनों टॉपिक के बाद आता है आपका स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। आप चलिए देखते हैं स्वतंत्र निर्वाचन आयोग में क्या क्या कहा गया, क्या क्या बताया गया उसमें, कि उसमें जो चुनाव आयोग है वो क्या क्या काम करता है, किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इस टॉपिक को देख लेते हैं, ये क्या बताता है हमें। ये कहता है भारत में चुनाव प्रणाली जो भी होती है वो एक संस्था कराती है जिसका नाम निर्वाचन आयोग होता है। निर्वाचन आयोग क्या होता है, निर्वाचन आयोग एक तरह की संस्था है। निर्वाचन से मतलब है यहाँ पे इलेक्शन,
या चुनाव हिंदी में। तो जो चुनाव आयोग है वो क्या है, वो एक तरह की संस्था है जो चुनाव कराती है। वो देखती है कि किस तरह के चुनाव होंगे, क्या क्या तरीका रखा जाएगा चुनाव के लिए। तो उस संस्था को हम क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग। अब इसमें देखते हैं कि चुनाव जो आयोग है, चुनाव आयोग जो है, इसमें जो निर्णय लेता है वो चुनाव जो निर्णय लेगा वो कौन लेगा, चुनाव आयोग ही लेगा। जो भी अंतिम फैसले होंगे जिस चुनाव से संबंधित जितने भी, वो कौन लेगा, चुनाव आयोग लेगा। इसके लिए कोई और सरकार नहीं लेगी, कोई और व्यक्ति नहीं लेगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं लेगा, कौन लेगा, चुनाव आयोग ही लेगा। ठीक है। अब इसमें एक और बात होती है कि इसमें जो चुनाव आयोग है उसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 324, जिसे बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल किया से बताया गया है हमारे संविधान में कि 324 में कि निर्वाचन आयोग जो है वो क्या क्या कर सकता है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसको कोई कौन कैसे हटाएगा, किस तरह की उसमें सदस्यता रखी गई है, सब कुछ इसमें बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। तो हम भी देखते हैं। अब देखिए, निर्वाचन आयोग जो है इसमें जो है कैसी सदस्यता रखी गई है, बहु सदस्यता रखी गई है। मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था कि निर्वाचन आयोग जो है उसमें कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो कौन सी सदस्यता हुई, बहु सदस्यता हुई। इसमें 3 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो मुख्य है, और बाकी 2 जो है वो सिर्फ निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि अभी तक तो आप ये जो है चुनाव के लिए देखते हैं कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, किस तरह से कर रहे हैं, सब वो देखते हैं। तो अब जो चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं उनको कौन चुनेगा, उनके लिए भी तो होना चाहिए उनको कि कौन चुन रहा है। अब देखिए, इसमें जो है सरकार नहीं चुनती, क्योंकि अगर कोई सरकार उनको चुनेगी तो फिर अगली बार भी वो निर्वाचन आयुक्त क्या करेंगे, वो अगली बार में उन्हें जिता देंगे। तो ऐसे तो वो एक दूसरे को करते रहेंगे, तो ऐसे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, फिर तो कोई आगे भारत बढ़ेगा ही नहीं। एक दूसरे को वो समर्थन देते रहेंगे, उभरते रहेंगे। तो निर्वाचन आयोग में जो सदस्य चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर चुने जाते हैं। जो राष्ट्रपति की परामर्श मंत्रिपरिषद होते हैं उनके सलाह पर चुने जाते हैं। अब वही जो चुनते हैं निर्वाचन आयुक्तों को, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है। अब इसमें एक अगली बात जो है वो है निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो कितने समय का है, कार्यकाल जो है कितने समय का होना चाहिए। निर्वाचन आयोग में जो लोग व्यक्ति जो चुने जाते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। वो सिर्फ 6 वर्ष के लिए ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो उनकी उम्र है वो कितनी रखी गई है, 65 वर्ष। वो 65 जो व्यक्ति जो भी चुनाव आयोग में चुने जाएंगे वो 65 वर्ष की उम्र के बाद काम नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे 55 साल का है, तो वो कितने 6 वर्ष के लिए करा जाएगा, सिर्फ 6 वर्ष तक ही कार्य कर सकता है। तो उसकी आयु क्या है, 61। वो 61 वर्ष तक ही कार्य कर पाएगा। जैसे अब इसका एक और ले लेते हैं, कोई व्यक्ति, इसके 6 साल पूरे हो गए। अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो 62 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 62 वर्ष का व्यक्ति है। अब वो कार्य कितने का साल करेगा, 65 वर्ष की आयु है ना, तो अब वो कितने काम करेगा, सिर्फ 3 साल काम कर पाएगा। कितने साल काम कर पाएगा, 3 साल। क्योंकि जो निर्वाचन आयोग में जो व्यक्ति है वो कब तक काम कर सकता है, सिर्फ 65 वर्ष तक ही वो काम कर सकता है। उसके बाद उसे उस पद से हटा दिया जाएगा, उस पर जगह दूसरे व्यक्ति आ जाएगा। तो कितने साल का काम करने का टाइम मिला उसे, सिर्फ 3 साल। अब वो पहले आता था उसे ज़्यादा मिल जाता, अब उसे सिर्फ 3 साल ही काम करने का समय मिला। तो इस तरह से कार्यकाल रखा गया कि जो निर्वाचन आयुक्त के जो व्यक्ति होंगे, जो निर्वाचन आयोग में होंगे, वो किस तरह से करेंगे काम, 6 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि जो भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसका क्या क्या काम है, वो क्या क्या काम करता है, किस तरह से चुनावों में किस तरह से वो अपनी निगरानी रखता है, वो सब देखेंगे। अब है हमारा निर्वाचन आयोग का काम। देखिए ये टॉपिक क्या कहता है, ये कहता है कि मतदाता सूची बनाने का काम। जो मतदाता सूचियां हैं जो कौन बनाएगा, ये निर्वाचन आयोग ही बनाएगा। कि उसमें अब कौन कौन वो देखेगा कि कौन कौन लोग ऐड होंगे, किन किन को घटाया जाएगा। अब जो वोट होंगे तो 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति होंगे, कुछ व्यक्ति होंगे जो अब जब चुनाव हो रहे हैं उस टाइम हो गए हो, तो उनको क्या होगा कि उनको वोटर लिस्ट में डाला जाएगा। और जैसे कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है जो अब नहीं रहे हैं, तो वो वोट नहीं डालेंगे, तो उनका नाम हटाया जाएगा। तो ये सब जो लिस्ट है वो कौन तय करेगा, वो चुनाव आयोग करेगा। ठीक है। दूसरा है वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। जो चुनाव आयोग है वही तय करेगा कि किस समय चुनाव करे जाएंगे, कि कब उनको चुनावों को पूरा किया जाएगा, कब होंगे, किस तरह से किए जाएंगे, ये कौन तय करेगा, चुनाव आयोग ही तय करेगा।
थर्ड पॉइंट है माहौल ठीक ना होने के कारण चुनाव रद्द हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे जैसे निर्वाचन जो आयोग है जो चुनाव करवा रहा है, कहीं पे चुनाव हो रहे हैं किसी छोटे से क्षेत्र में, तो अगर उसको लगता है कि यहाँ पर चुनाव नहीं हो सकते, यहाँ पर अभी थोड़ी शांति का माहौल नहीं है या कोई दंगे लड़ाई हो रहे हैं किसी वजह से भी, अगर वहाँ पे उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ चुनाव होना अभी थोड़ा संभव नहीं है, तो वहाँ चुनाव वो मना कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि यहाँ पे चुनाव कुछ समय के लिए टाले जा सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लगाना। अभी आचार संहिता क्या है? ये आचार संहिता है, एक तरह से कह सकते हैं आप, जो चुनाव आयोग है उसके कानून है, उसके नियम है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर धर्म के आधार पर प्रचार कर रहा है अपना, और ये बात पहुंच गई है निर्वाचन आयोग तक, अब निर्वाचन आयोग पर वैसे तो वो निगरानी रखता है, लेकिन कोई और जाके अगर उसे बता दे कि कोई भी पार्टी या कोई भी दल जो है धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कि अलग अलग तरह के वादे कर रही है, अलग अलग तरह के भाषण दे रही है या भड़काऊ भाषण दे रही है, तो वह क्या करेगी, उसको कई चुनाव जो प्रचार कर रहा है उसको कह देगी कि अब जाओ, अब 4-5 दिन तक आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, जाओ अब जो करना है वो कर लो। और अब वो क्या बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएंगे जो प्रचार कर रहे होंगे इस तरह का, अब वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने उस चुनाव आयोग के खिलाफ जाके कुछ बोला तो वो उसका जो फॉर्म जो उन्होंने आवेदन पत्र जो दिया होगा उसका आवेदन पत्र फाड़ के फेंक देंगे, जो अगली बार चुनाव लड़ना जाओ, तो वो क्या करेंगे, अब वो कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के आचार संहिता होती है कि वो अपना नियम लगा देते हैं कि इस टाइम में क्या हो सकता, जब चुनाव हो रहे होते हैं और चुनाव आयोग अपना नियम कानून लगाता है, तो कोई सरकार कुछ नहीं कहेगी, कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब चुनाव आयोग के जो नियम है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है उसके। तो ये एक तरह की क्या है, आचार संहिता है, उसका कानून है। ठीक है। अब आता है पांचवा, निर्वाचन क्षेत्रों में दोबारा चुनाव हो कराना। अब क्या जो क्षेत्र चुने गए हैं चुनाव के लिए, निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है, वहाँ पे चुनाव दोबारा करा सकता है। अगर उसे लगेगा कि चुनाव में कुछ भी गड़बड़ करी गई है, कोई भी ऊंच नीच करी गई है या फिर वोटों में गड़बड़ करी गई है, तो वहाँ पे चुनाव दोबारा हो सकते हैं। ये किसके पास अधिकार है? चुनाव आयोग के पास, निर्वाचन आयोग के पास है। अगला है मतगणना सही ना होने के कारण दोबारा मतगणना हो सकती है। अगर मान लीजिए वोटर जो है वोट काउंट किए गए हैं, पर उसे पता चल गया निर्वाचन आयोग के वोटर में गड़बड़ करी गई है कि वोट जो है घटाए बढ़ाए गए हैं या उनके साथ कुछ ना कुछ कमी की गई है, तो वो क्या चुनाव आयोग क्या आदेश दे सकता है कि उन्हें कह सकता है कि दोबारा मतगणना कीजिए, दोबारा हमें रिजल्ट चाहिए। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है, निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देता है। अब चुनाव चिन्ह होता ही है सभी राजनीतिक पार्टियों का, तो कौन देता है ये चुनाव चिन्ह? निर्वाचन आयोग ही देता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है चुनाव सुधार, कि चुनाव सुधार में देखेंगे क्या क्या उसमें जो चुनावों की जो तरीका है, ये सब जो होते हैं उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, उसमें क्या क्या नए तरीके लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए, वो देखेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है चुनाव सुधार, कि चुनाव में चुनाव जो है उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, हमें सुधार करने चाहिए, वो देखेंगे। पहला है संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने का प्रावधान। जो चुनाव है उसमें क्या होना चाहिए, महिलाओं को 1/3 सीटों का प्रावधान दिया जाना चाहिए उन्हें, कि जिससे वो भी महिलाएं भी आगे आ सके, महिलाओं को भी चुनाव में लड़ने का मौका मिल सके, उनको भी बढ़ावा मिले कि वो भी आगे देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करके दिखा सके। सेकंड है धन को नियंत्रित करना। अब देखिए जैसे चुनाव होते हैं, लोग इलेक्शन के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे कितना पैसा खर्च करते हैं, बिल्कुल पानी की तरह खर्च करते हैं, कि बस वो किसी तरह सोचते हैं कि बस हम ही जीत जाए। जो पार्टी लड़ रही है हर पार्टी सोचती है कि हम ही जीते, हम ही जीते, हमें ही लोग वोट दें। तो कितना पैसा खर्च करते हैं, जैसे चुनाव प्रचार में अलग अलग जगह पैसे देते हैं, सब जगह करते हैं कि अलग अलग अपना जो प्रचार है इतना ज़्यादा कराते हैं, उसमें कितना पैसा खर्च करते हैं। तो उसमें क्या है, उस पर थोड़ी सी रोक लगानी चाहिए, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाना चाहिए कि चुनाव में आप इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, इस तरह का सुधार करना चाहिए। थर्ड है हमारा उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा होने पर चुनाव ना लड़ने देना। अगर किसी व्यक्ति पे अगर फौजदारी लग रखी है या फिर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसे चुनाव में नहीं लड़ने देना चाहिए या फिर उसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इस तरह का एक सुधार होना चाहिए। चुनाव प्रचार में धर्म जाति के आधार पर प्रतिबंध लगाना। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, चुनाव जो किससे लड़ते हैं, धर्म के आधार पर लड़ते हैं, सोचते हैं कि धर्म के आधार पर हमें वोट मिलेंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ये उनकी थोड़ी गलत सोच होती है कि बल्कि जो धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर जो चुनाव लड़ते हैं उनका क्या है, बल्कि उनके और वोट कम हो जाते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में अब हर कोई ऐसे व्यक्ति पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, अब हर कोई व्यक्ति समझता है, हर चीज़ों को देखता है कि कौन किस तरह से कर रहा है। तो क्या होना चाहिए कि चुनाव कैसे नहीं होनी चाहिए, धर्म जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक दलों का कार्यप्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए।
कि जो उनकी जो भी पार्टी जो भी राजनीतिक दल जो काम कर रही है उनकी पारदर्शी होनी चाहिए, मतलब कि दिखना चाहिए व्यक्ति को भी ये कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर वो चुनाव में लड़ रहे हैं तो वो किस तरीके के व्यक्ति हैं जो चुनाव में लड़ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर अच्छा बैकग्राउंड हो तो वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड खराब निकला तो वो एक समाज के लिए बुरी बात भी हो सकती है कि अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो। लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना से चुनाव लड़ना। आजकल हर व्यक्ति क्या सोचता है कि चुनाव लड़ने की सोचते हैं कि हमें तो बस थोड़ा फेमस होना है, राजनीतिक पार्टियों में आना है, नेतागिरी में आना है, जिससे हमें बहुत पैसा मिलेगा, ये सब फेम मिलेगा, ये सब पाने की कोशिश करते हैं, ये सब सोचते हैं। पर लेकिन क्या होना चाहिए चुनाव में, जो होना चाहिए, जो चुनाव जो लड़ रहे हैं व्यक्ति, वो किस तरह की भावना होनी चाहिए, उनके अंदर लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए, मतलब लोगों के प्रति अच्छा काम करने की, अच्छा कार्यकर्ता, एक अच्छा नेता बनने की भावना होनी चाहिए, ना कि अपने सोचते हैं कि पैसे मिलेंगे, पैसा आएगा बहुत पार्टी में तो खूब ऐश करेंगे, एक तरह की ये भावना नहीं होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए? लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए हो। अगर आप ये सारे पॉइंट्स पेपर में भी लिख के आ जाओगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स मेरे अच्छे से समझ में आए हो, सब कुछ आपको अच्छा सही से समझ में आया हो। तो तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।